नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में उत्तर भारत के 3 राज्य बीजेपी की झोली में गिरे और दक्षिण भारत का तेलंगाना कांग्रेस के खाते में गया। लेकिन इस बीच उत्तर बनाम दक्षिण भारत की राजनीति तेज हो गई। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बिहार के डीएनए पर दिया बयान उत्तर दक्षिण पर सियासी घमासान का सबब बन गया है। रेवंत रेड्डी अने नेनु शासनं द्वारा निर्मितమైన भारत राज्यांगम पट्ल निजమైన विश्वासम। तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ जब रेवंत रेड्डी ने ली तो उस शपथ में भारत के संविधान की रक्षा समाई हुई थी। लेकिन उस शपथ से पहले खबर है कि रेवंत रेड्डी ने पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का हवाला देकर बिहार के डीएनए पर सवाल उठा दिया। वो सवाल एक जज्बाती बारूद बन गया, जिस पर उत्तर बनाम दक्षिण की विभाजनकारी राजनीति तेज हो गई। जिन श्रीमान जी ने आज शपथ लिया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने कहा कि हमारा डीएनए बिहार के डीएनए से अच्छा है। उनका स्टेटमेंट कल से चल रहा है। माताजी, पुत्र जी और पुत्री जी तीनों गए थे शपथ ग्रहण में। उसके पहले उन्होंने उनके स्टेटमेंट को विड्रॉ नहीं कराया था। तो ये बहुत पीड़ादायक है, इसके हम बहुत भर्त्सना करते हैं। लेकिन नीतीश बाबू भी खामोश हैं। इंडिया तथाकथित अलायंस, हम तो उन्हें घमंडिया कहते हैं, उस अलायंस के एक नए मुख्यमंत्री बिहार के डीएनए पर सवाल कर रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये सारा विवाद उस वक्त खड़ा हुआ जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके थे। इनमें उत्तर पूर्व के मिजोरम के बाद उत्तर भारत के 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान हैं और दक्षिण भारत का तेलंगाना। उत्तर भारत के 3 राज्यों में बीजेपी चुनाव जीत गई और दक्षिण का तेलंगाना कांग्रेस के हाथ आया। इसके साए में ही रेवंत रेड्डी का बयान उत्तर बनाम दक्षिण की राजनीति की बुनियाद बनने लगा। बीजेपी इस पर कांग्रेस को घेरने लगी तो कांग्रेस के साथ इंडिया का हिस्सा बन चुके जेडीयू के नेता भी रेवंत रेड्डी के बयान पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन कमाल देखिए कि आरजेडी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर नो कमेंट वाली मुद्रा में चले गए। दरअसल उत्तर बनाम दक्षिण का माहौल तभी बनने लगा था जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन धर्म पर आपत्तिजनक बयान दिया था। டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும்। सनातन पर उठे सवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव में एक अहम मुद्दा बना दिया। संयोग देखिए कि उत्तर भारत के 3 राज्यों में बीजेपी को शानदार जीत हासिल हुई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में हार के बावजूद वहां के लोगों का धन्यवाद जरूर दिया। हर चुनाव में तेलंगाना में भाजपा का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। मैं तेलंगाना के लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि बीजेपी आपकी सेवा में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। पीएम मोदी के बयान से साफ है कि उनके लिए कश्मीर से कन्याकुमारी एक है। आखिर 1200 साल पहले केरल से चले आदिगुरु शंकराचार्य ने हिमालय में बाबा केदारनाथ की तपोभूमि पर आखिरी सांस ली थी और सनातन धर्म को एक नई पहचान दी थी। लेकिन सनातन, हिंदू धर्म और बिहार के सवाल पर जिस तरह उत्तर बनाम दक्षिण भारत की लड़ाई तेज हुई है, उसमें कुछ मौलिक राजनीतिक सवाल उठते हैं। सवाल ये है कि क्या कर्नाटक के बाद तेलंगाना जीतने के बाद कांग्रेस सिर्फ दक्षिण भारत की पार्टी बनकर रह गई है? और क्या उत्तर भारत में कांग्रेस के लिए खास स्कोप नहीं है? क्या पहले कर्नाटक और फिर तेलंगाना में हारने के बाद बीजेपी सिर्फ उत्तर भारत की पार्टी बनकर रह गई है? क्या बीजेपी अब दक्षिण भारत में चुनाव नहीं जीत सकती है? क्या जनादेश की इतनी कमजोर व्याख्या की जा सकती है? लेकिन कमजोर व्याख्या देश की संसद में तब हुई जब डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने ये बयान दिया। That is the main reason that the people of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the. You cannot come to South India. इस पर डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ही सेंथिल कुमार से असहमत हुए तो सेंथिल कुमार ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली। I would like to withdraw it.
लेकिन उत्तर बनाम दक्षिण का विवाद इस माफी से ही खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। राजीव रंजन की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ चंद्रयान 3 की कामयाबी हो या किसी आपदा में मदद की जरूरत, तब सारा हिंदुस्तान एक होता है। लेकिन वोट देने और सरकार चुनने में फैसला अपने विवेक से लोग करते हैं। इसलिए कई बार ऐसा हुआ कि उत्तर भारत ने जिस पर दिल खोलकर वोट बरसाए, दक्षिण भारत ने उसको चंद वोटों के लिए तरसा दिया, या फिर इसके ठीक उलट भी होता रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एकता और अखंडता की एक मजबूत डोर से बंधा है। इसलिए किसी एक इलाके पर कोई आपदा आती है तो पूरा देश उसके लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन वोट की राजनीति अक्सर विंध्याचल के इस पार से उस पार तक कटुता और तनाव का सबब बन जाती है। यनमुला रेवंत रेड्डी अने नेनु इसलिए तेलंगाना के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान पर बीजेपी आक्रामक है। बिहार के, यूपी के जाति को लेकर के उनके डीएनए को कमतर बताना और तेलंगाना डीएनए को बेहतर बताना, ये तो बहुत ही आपत्तिजनक और शर्म दिलाने वाले बात है कि ऐसे भारतीय, मुझे सुन करके ताज्जुब हो गया कि ऐसा आदमी कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे जिसका ऐसा सोच है। इसलिए राहुल गांधी ने जब नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया डिवाइड का जहर को डाला है, उसके बाद में कांग्रेस के जो नेताओं ने या उसके जो इंडी अलायंस के नेताओं ने जैसे बयानबाजी शुरू कर दिया, ये देश के लिए ठीक नहीं है। लेकिन देश के बीजेपी तो बीजेपी, बिहार में बीजेपी के समर्थक भी बेहद गुस्से में हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के कुछ नेताओं ने रेवंत रेड्डी के बयान का विरोध तो किया है, लेकिन बीजेपी उनको वो दिन याद दिला रही है जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बिहार के लोगों की डीएनए भेज रहे थे। डीएनए का वो मामला 2015 का है, जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। बीजेपी से अलग होकर नीतीश कुमार लालू यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन जिस जितन राम मांझी को नीतीश ने मुख्यमंत्री बनाया था, वो पद से हटाए जाने के बाद बीजेपी के साथ चले गए। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार में बगैर नीतीश कुमार का नाम लिए डीएनए का सवाल उठा दिया था। एक चाय वाले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो साड़ी की साड़ी पूंजी सारा सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में कोई गड़बड़ है। नीतीश कुमार ने इसे अपने लिए एक भावुक चुनावी मुद्दा बना दिया था। तब उन्होंने बोरियों में भरकर नाखून और बाल के सैंपल पीएमओ में भेजे थे और उसे बिहार के डीएनए के अपमान के रूप में प्रचारित किया। अब आप समझ लीजिए इन लोगों का स्तर कितना नीचे जा चुका। ये हमारे डीएनए को चुनौती दे रहे हैं। गडकरी साहब ने बिहार के डीएनए के बारे में कहा था कि इसमें कास्टिज्म है, और इन्होंने मेरे डीएनए पर कहा हम बिहारी हैं, और हमारे डीएनए की बात उन्होंने कही है। ये बिहारियों को अपमानित करते हैं, जलील करते हैं। तेलंगाना राष्ट्र मुख्यमंत्री का साल बाद डीएनए का वो सवाल सियासी बवाल का सबब बना हुआ है। एक मीडिया ग्रुप के साथ बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा था कि दूसरे की आवाज में मेरा डीएनए तेलंगाना है, केसीआर का डीएनए बिहार का है, वह बिहार के रहने वाले हैं। केसीआर की जाति कुर्मी है, वह बिहार से विजयनगरम और वहां से तेलंगाना आए। तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है। इस डीएनए की गूंज संसद के गलियारों तक सुनाई पड़ी। वह न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह कांग्रेस के मूल चरित्र को बताता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा ही विभाजनकारी बातों को लेकर आगे बढ़ी रही है। उसकी पूरी वैचारिक पृष्ठभूमि जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर बांटने की है, और जिस प्रकार से बिहार के लोगों का उन्होंने अपमान किया है, यह सहनीय नहीं है।
ऐसा नहीं है कि बीजेपी की दक्षिण भारत में कोई साख नहीं है। कर्नाटक में उसने कई बार सरकारें चलाई। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ हैदराबाद से नई दिल्ली तक सत्ता की साझीदार रही। उसी तरह तमिलनाडु में एआईडीएमके से लेकर डीएमके तक के साथ गठबंधन किया। 2019 में बीजेपी को कर्नाटक की 28 में 25 सीटों पर जीत मिली थी। तमिलनाडु की 234 की विधानसभा में 4 विधायक बीजेपी के हैं। वहीं तेलंगाना में बीजेपी के 8 विधायक हैं। यानी दक्षिण भारत में बीजेपी को नील बट्टे सन्नाटा नहीं कहा जा सकता। एक बात और भी है कि डीएमके सांसदों और नेताओं के बयानों पर पहले भी हंगामा होता रहा है। 1996 में डीएमके सांसद मुरासोली मारन के बयान पर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लोकसभा में क्या कहा था, उसे सुनिए। मेरी आंखें डबडबा गई जब इस सदन में भारतीयता शब्द पर भी प्रश्न चिन्ह लगा। आज से पहले तो कहते थे इंडियन नेशनैलिटी की बात कर सकते हो, लेकिन इसी सदन में चर्चा के दौरान कहा गया, मैं तो बहुत कद्र करती हूँ मुरासोली मारन जी की, लेकिन उन्होंने कहा वी आर डिफरेंट। हालांकि उसके 3 साल बाद डीएमके बीजेपी की अगुवाई वाली वाजपेयी सरकार का हिस्सा बना था। तब डीएमके के साथ जिस कांग्रेस का 36 का आंकड़ा था और जिसने डीएमके को लेकर ही गुजरात सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, उस कांग्रेस ने भी डीएमके के साथ केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार चलाई और आज भी कांग्रेस और डीएमके एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। उत्तर और भारत के बीच राजनीति का पहाड़ अक्सर खड़ा हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कैसे कई बार उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जनादेश बिल्कुल अलग होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बीजेपी दक्षिण भारत में अपनी मजबूत पैठ बनाने की कोशिश लगातार कर रही है। फिर भी कर्नाटक को छोड़कर दूसरे राज्यों में बीजेपी का असर बहुत बड़ा नहीं, जबकि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता और बीजेपी का जनाधार दोनों ही काफी चढ़ाव पर है। दरअसल दक्षिण भारत अक्सर उत्तर भारत के खिलाफ सियासी फरमान सुनाता रहता है। 1977 में हिंदी पट्टी के राज्यों में कांग्रेस बुरी तरह हार गई थी। खुद रायबरेली के अपने गढ़ से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी हार गई थी। लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी भी 1978 में उपचुनाव से जब संसद में पहुंची तो कर्नाटक के चिकमंगलूर सीट से। उसी तरह 1989 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो पूरे उत्तर भारत में जनता दल और बीजेपी ने कांग्रेस का भट्टा बैठा दिया था। लेकिन दक्षिण भारत में ना जनता दल जीता, ना उसके टीडीपी और डीएमके जैसे सहयोगी। लेकिन उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत, वक्त के साथ एक बदलाव हर तरफ आया कि क्षेत्रीय पार्टियों का उत्थान हुआ। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में क्षेत्रीय दल प्रभावशाली भूमिका में आए, तो उत्तर भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ा। हालांकि उत्तर में बीजेपी की तेज विस्तार ने क्षेत्रीय पार्टियों की राजनीति को बहुत हद तक सीमित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।